नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम नवनिर्माण त्रिलोचन जी द्वारा लिखित चतुष्पदियों का बची हुई 4 चतुष्पदियों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है त्रिलोचन जी का परिचय और पहली 4 चतुष्पदियों को हमने समझ लिया है। देखें, आज हम आगे की बची हुई 4 चतुष्पदियों का अध्ययन करते हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे कि पहली जो चतुष्पदी है उसमें हमने देखा था कि इस निसर्ग के द्वारा इस संसार ने, इस विश्व ने हमें जीने का एक विश्वास दिया है और इसी विश्वास को लेकर इसी संसार में रहते हुए हमें जीना है, आगे बढ़ना है। और यही बात हमें कवि ने यहाँ पर पहली चतुष्पदी में बताई थी। दूसरी चतुष्पदी में हमने देखा कि यह व्योम मतलब आसमान, आकाश, यह सूत्र तोड़ नहीं सकते हैं और हम जोड़ नहीं सकते। ये हमने देखा कि इस निसर्ग के अंतर्गत जो एक सूत्र बना हुआ है, देखिए, इस वातावरण का, इस संसार का जीने का भी हमारा एक सूत्र है। अब देखिए ना, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन या पानी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अब पानी का सूत्र हम लेंगे तो H2O, देखिए, इसे हम अलग नहीं कर सकते। पानी है तो इसका जो सूत्र है उसके लिए H2O, यही सूत्र बना रहेगा। यूनिवर्सल में, पूरे विश्व में, संसार में कहीं भी जाओ, इसे आप बदल नहीं सकते हो। यह सूत्र हमारे जीवन का भी है और इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं और जोड़ भी नहीं सकते हैं। और इस भूमि को, इस पृथ्वी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसी पर हमें रहना है। और यही बात हमें कवि ने यहाँ पर बताई है। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर हम देखते हैं। देखें, क्योंकि सूत्र के लिए अनेक सूत्र, कोई भी सूत्र ले लीजिए, गणित का सूत्र लीजिए, इतिहास का सूत्र लीजिए, समाज शास्त्र का सूत्र लीजिए, हर जगह पे जो सूत्र बना हुआ है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और यही जीवन की सच्चाई है, इस संसार की सच्चाई है। उसके आगे तीसरी चतुष्पदी में हमने देखा, सत्य है राह में अंधेरा। हमारी राह में अंधेरा है, हमें आगे बढ़ना है। हमारा इस जिंदा दिली, इस दुनियादारी में रहते हुए, जिंदा रहते हुए, आगे बढ़ते हुए, अंधेरा तो निश्चित रहने वाला है, मुसीबतें आने ही वाली है, लेकिन उसका सामना हमें कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ते रहना है, ये हमें यहाँ पर कवि ने बताया है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो, आगे बढ़ते चलो। ये हमें तीसरी चतुष्पदी के अंतर्गत बताया कि हमें कहीं रुकना नहीं है। रुक गया तो ख़त्म, थांबला तो संपला, ये मराठी में एक कहावतें हैं। बस उसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है, यही कवि हमें समझाते हैं। चौथी चतुष्पदी में हमने देखा था, बल नहीं होता सताने के लिए, जो बल है वह बल हमारे लिए कामयाबी के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए है। और हमारे बल का इस्तेमाल हमें किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है या किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए नहीं है, बल्कि जो अन्याय होता है उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है, उसका हमें विरोध करना है। हमारे सामने अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसको भी हमें विरोध करना है। यही हमने चौथी चतुष्पदी में देखा था। अब हमें आगे की चतुष्पदी की तरफ बढ़ना है। देखिए,
आगे की चतुष्पदी हम देखते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ। विद्यार्थी मित्रों, यह बहुत सुंदर तरीके से त्रिलोचन जी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसे अगर हम थोड़ा सा अपने लिए, अपने जीवन के लिए देखें, परीक्षा के लिए तो हम सब करते रहते हैं। परीक्षा है और उस परीक्षा में यशस्वी होना है, इसके लिए हम प्रश्नों के उत्तर लिखते रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन की, जिंदगी की जो परीक्षा है, उसके लिए हमें क्या काम में आ सकता है, क्या उपयोग में आ सकता है, यह हमें कवि अपने साहित्य के माध्यम से बताते रहते हैं। उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करने की हमारे लिए ज़रूरत होती है और इसमें से कुछ अंश भी हम अपने लिए ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इस साहित्य का अर्थ परिपूर्ण हो जाता है, हमारे लिए वह मार्गदर्शक बन जाता है। और इसीलिए इस दृष्टि से हमें यहाँ पर देखना है। जिसको मंजिल का पता रहता है, देखिए, जिसको मंजिल का पता है, मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से मुझे कहाँ पर जाना है। जैसे आपने तय किया है, अभी जैसे 10वीं की परीक्षा के बाद आपने तय किया ना अपनी मंजिल कि कहाँ जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, और उस माध्यम से, उस रास्ते से क्या मुझे हासिल करना है, मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, यह आपने तय किया है। देखिए, बस उसी तरीके से कवि हमें बताते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है। हमें मंजिल का पता है, अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो अकाउंट का ही मुझे आगे चलकर अपने जीवन चरितार्थ चलाने के लिए इस्तेमाल करना है। नौकरी हो या बिजनेस हो, जो भी है, मैंने मार्ग तय किया है। साइंस से ही मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, मेडिकल में अगर जाना है तो मुझे साइंस जरूरी है। तो इस तरीके से हमें मंजिल का पता होता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। पथ के संकट को वही सहता है, और इस पथ में, ये रास्ता तय करते हुए, ये इस सफ़र से आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में कई सारी मुसीबतें आ जाती है, कई सारे संकट आ जाते हैं। उसका सामना कैसे करना है, जिसने अपनी मंजिल को देखा है, जिसने अपने सामर्थ्य को देखा है, अपनी क्षमता को देखा है, उसे पता होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, इस मुसीबत का सामना मुझे कैसे करना है, ये उसे पता होता है। और वही पथ के संकट को सहता है, बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने की क्षमता वह अपने आप में रखता है। और यही बात हर एक व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी रास्ते से आगे बढ़ना जो है उसे, इसलिए ये सहना, बर्दाश्त करना, ये क्षमता जो है हर एक में पहले से मौजूद है, इनबिल्ट है। देखिए, जन्म से वह व्यक्ति सहनशीलता को लेकर आता है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ये तो हाथ की उंगलियां भी एक जैसे नहीं होती हैं, लेकिन हर एक को अपना क्षमता पता होती है, अपनी क्षमता पता होती है, और अपना रास्ता भी उसने निश्चित किया होता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि, ये सब कुछ तय करते हुए, यहाँ पर हर तरह की मुसीबत पार करते हुए निश्चित है, आज मैंने तय किया है, मुझे अगर बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बिजनेस में ही जाना है। तो बिजनेस के लिए जो जो मुझे क्षमताएं हासिल करनी है, उन क्षमताओं की तरफ मैं बचपन से ही ध्यान देता हूँ। लेकिन उसके लिए जो क्षमता, जो कौशल्य मुझे प्राप्त करना है,
इस अध्ययन के माध्यम से, इस पढ़ाई के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से मुझे जारी रखना है। देखिए, और इसीलिए कवि यहाँ पर बताते, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, हमारे जीवन के अंतर्गत यशस्वी जो ऊंचे पद पर पहुँचे हुए लोग हैं, इन लोगों की तरफ हम देख सकते हैं। इन लोगों की जियोग्राफी, इन लोगों की का वैयक्तिक जीवन किस तरीके से है, इस जीवन की तरफ हम देखते हैं और उनका जीवन पढ़ने की जब हम कोशिश करते, उनका जीवन देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में यशस्विता पाली है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत सफलता हासिल की है। ये हमें देखने की ज़रूरत है और तब हमें पता चलता है कि सचमुच कोई आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम पा नहीं सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है कि हमारे पास कौन सी क्षमता है और ये मैं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे पास ये अगर क्षमता है तो उसके जैसे मुझे कार्य करने की ज़रूरत है। और यही एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि मतलब यशस्विता, सफलता, जो आपने ओहदा पद प्राप्त करना चाहते हो, उसे जब हम प्राप्त करते हैं, जो हम जैसे कि 12वीं पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ये भी हमारी एक सिद्धि है। इस शैक्षणिक सफ़र का एक पड़ाव है, एक सिद्धि है और उसके आगे मतलब एक सीढ़ी है। देखिए, इस सीढ़ी पे कदम रखने के बाद उसके पश्चात ही हम आगे की सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। अपना इतिहास वही कहता है, इस सिद्धि के पद पर बैठा हुआ, जो शिखर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वह अपना इतिहास कहता है, वह बताता है। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो पीछे से जो भी बचा हुआ है, पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं तो वह हमारा इतिहास होता है। जो कल था वह हमारा इतिहास है। इतिहास के लिए जो इतिहास के अंतर्गत हम पन्ने पढ़ते हैं, इतिहास के अंतर्गत जो व्यक्तित्व हम पढ़ते हैं, इतिहास के अंतर्गत जो हम साहित्य पढ़ते हैं, वह इतिहास उनका निश्चित है, उस कालखंड का वह इतिहास है। लेकिन हमारा भी तो इतिहास है, क्योंकि हम 3 कालखंड में जी रहे हैं ना। कल भी हम जी चुके हैं, आज वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य में भी हमें जीना है, शिखर पर पहुंचना है। और जब हम शिखर पर पहुंचेंगे तब उस वक्त आज का जो है वह हमारा इतिहास बन जाएगा। इसलिए निश्चित है कि आज के लिए हमें अच्छा कार्य करना है। आज के लिए हमें ये सोचना है कि आगे अगर मुझे बढ़ना है, आगे चलकर मुझे अगर इतिहास बनाना है, तो आज का दिन मेरा सार्थक होना चाहिए, आज का समय मेरा जो है वह सार्थक होना चाहिए। तो ही हम जीवन में यशस्वी हो पाएंगे, तो ही हमारा इतिहास कोई तो पढ़ेगा आगे चलकर। हमारे परिवार के अंतर्गत भी क्यों ना हो, लेकिन कोई तो उदाहरण आपका बताना चाहिए। अरे हमारे घर का जो भी आपका सोनू हो, मोनू हो, जो भी आपका नाम हो, तो इसने क्या पढ़ाई की, हमेशा फर्स्ट आता था, हमेशा काम करते करते इसने पढ़ाई अपनी पूरी की है, अपनी पिताजी को मदद की है। ये भी तो हमारा इतिहास है। बस इतिहास हमें गढ़ाना है, हमें बनाना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आगे की चतुष्पदी में हम देखते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति मतलब प्यार, मोहब्बत, ये जो है इस राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति और नीति, ये दोनों शब्द देखिए, हमारे जीवन के लिए, यशस्वी होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए नितांत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हम अगर जो हमने मंजिल तय की है, जो हमने अपने जीवन का उद्देश्य, गोल निश्चित किया है, तो उस रास्ते से चलते समय हमें कैसे चलना है? प्रीति की राह से। प्यार भरी व्यवहार हमारा होना बहुत ज़रूरी है, और प्यार से अगर हम किसी से पेश आते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। देखिए, हमारे लिए मदद मिलना
सुविधाजनक हो जाता है। सहजता के साथ हमें मदद मिलती है, क्योंकि प्यार में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वह हर समय हर वक्त मुसीबत में आपकी सहायता देता है। आपका व्यवहार प्रीति से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, प्रेम पूर्वक व्यवहार आप करते हैं तो आपको मदद निश्चित मिलती है। क्योंकि जब आप मुसीबत में होंगे तब आपके लिए वह कोई भी हो, घटना हो सकती है, प्रसंग हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई व्यक्ति अपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति पराई हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपका व्यवहार प्रेम पूर्वक है तो वहाँ पर आपकी संकट में, मुसीबत में आपकी मदद निश्चित हो जाती है। और यह दुनिया की एक ताकत है, देखिए, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, उसे हमें आत्मसात करना है और उसे लेकर चलना है। मिठास से भरा हुआ अगर आपका व्यवहार है, कटुता आपके व्यवहार में नहीं है, आपकी बातों में कटुता नहीं है, प्यार सी बातें आप करते हो, तो आपके लिए निश्चित मदद मिलने वाली है। कोई भी सोचेगा, अरे इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये दोस्त बनने लायक है, काबिल है, इसकी आज अगर हम मदद करेंगे निश्चित रूप से हमें वह कल मदद कर सकता है। इस तरह का विश्वास हमारे ऊपर, यह प्यार, यह प्रेम निर्माण करता है और हमें उसे आजमाना है, उसे हमें जीवन के अंतर्गत सफलता की कड़ी हम बना सकते हैं, यशस्विता की एक सीढ़ी उसे हम बना सकते हैं। देखिए, नीति की राह पर चले आओ, जो भी कार्य करना है नैतिकता कहीं नहीं छोड़नी है। देखिए, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, सच्चाई से हमें जीवन मार्ग क्रमण करना बहुत ज़रूरी है और यही नीति आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र शीलवान बनाने का कार्य करती है। और यही शीलवान चरित्र जो है जीवन में हमेशा देदीप्यमान ऐसा यश हासिल करता है, शिखर पर पहुंचा देने की क्षमता इस नैतिकता में है, इस प्रामाणिकता में है। नीति तत्व जीवन के अंतर्गत हमें ग्रहण करना, उन नीति तत्वों को लेकर चलना। अगर कहीं पर भी हमें अगर कोई मदद करता है तो उसका ऋण हमारे मन के अंतर्गत होना चाहिए, हमें भी उसकी मदद करने की ज़रूरत है। और नैतिक तत्व जो है, इन नीति मूल्यों को जो है हमें जीवन के अंतर्गत अपनाना बेहद ज़रूरी है और यही सफलता की सीढ़ी पर, सफलता के शिखर पर हमें ले चलता है। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। वह नैतिकता जो है वह किसी एक की नहीं होती है, वह सबकी होती है, इस दुनिया की होती है, इस समाज की होती है। यह समाज नीतिवान कहलाया जाता है, यह कुटुंब, यह परिवार नैतिक मूल्यों से चलता है, यह आपके द्वारा दर्शाया जाता है। इस स्कूल के, इस कॉलेज के विद्यार्थी चरित्रशील है, यह कौन बताता है? आपका व्यवहार समाज के अंतर्गत जब आप चले जाते हो, आपका यूनिफॉर्म आपके कॉलेज को प्रेजेंट करता रहता है। और इसीलिए हमें इन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि समाज के अंतर्गत मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मुझे कैसे बातें करनी चाहिए, किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, किसके साथ मैं बैठता हूँ, ये भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और यही बात कभी हमें बताते हैं, वह तुम्हारी नहीं, सबकी है। यह जब मेरे पास जो भी गुण होता है, जो भी अच्छाई होती है, वह सिर्फ मेरी नहीं होती है, यह मेरे परिवार की होती है, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर की होती है, यह मेरे बिल्डिंग की होती है, यह मेरे सोसाइटी की होती है। तो यहाँ पर ये अच्छाई जो है आपको प्रदर्शित करती रहती है और आपके लिए वह इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आपकी तरफ देखकर लोग कहने लगेंगे कि ये देखो, ये सोसाइटी देखो, ये कॉलेज देखो, इस कॉलेज का ये विद्यार्थी है। अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से पास होता है तो उसके होल्डर सब जगह लगते हैं,
वह किसको प्रेजेंट कर रहा होता है? वह कॉलेज को प्रेजेंट कर रहा होता है। वह अकेला नहीं होता है उस वक्त वह पूरा मतलब उसका जैसे कि परिवार है, वह कहाँ पर रहता है, कौन से गांव में रहता है, गांव को प्रेजेंट करता रहता है। और वह जिस संस्था में पढ़ता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी वह प्रेजेंट करता रहता है। मतलब वह अकेला नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज में रहते हुए निश्चित रूप से उसे अपने नैतिक मूल्यों की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। गीति की राह पर चले आओ। गीति मतलब गतिशीलता, और यह गतिशीलता कहीं रुकनी नहीं चाहिए। वह प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़नी चाहिए और आगे बढ़ते बढ़ते शिखर पर पहुंचना उसका उद्देश्य होना चाहिए। और अगर हमने ये तय किया है तो निश्चित हम आगे बढ़ते रहते हैं और निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के लिए प्रयत्नशील हमें रहना है। साथ आगे की चतुष्पदी हम देखते हैं। देखिए, साथ निकलेंगे अज नर नारी। नर नारी साथ निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे और लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटों का ताज, सर पे ताज जो है वह कांटों का होता है। ताज हमेशा कांटों का होता है। देखिए, वह चमकता है, दमकता है, देदीप्यमान ऐसा समाज के अंतर्गत दिखता है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं और उन कांटों को सहन करने की क्षमता वह पाता है, इसीलिए वह चमकता है। और इसीलिए कवि यहाँ पर बताते हैं, साथ निकलेंगे अज नर नारी। आज समाज के अंतर्गत स्त्री पुरुष समानता यह संविधान ने हमें दी है। देखिए, आज हमारे समाज के अंतर्गत स्त्री और पुरुष एक समान हैं। दोनों भी यहाँ पर हम समाज के अंतर्गत देखते हैं ना। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको जैसे शिक्षिका भी पढ़ा रहे हैं और शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। हर जगह पर यह स्त्री और पुरुष समानता जो है यह समाज के अंतर्गत निश्चित है, जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि यह एक रथ का दो पहिया है। देखिए, इसके ऊपर ही रथ जो है, मतलब यह समाज व्यवस्था जो है सुचारू ढंग से अगर हमें चलाना है तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कवि बताते हैं, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। आज हम समाज में देखते हैं, अपने घर के अंतर्गत देखें, अगर हमारे घर की कोई भी समस्या हो, केवल पिताजी कमाते हैं और माँ घर चलाती है, या कोई नौकरी करती है, कोई उद्योग व्यवसाय करती है, तो दोनों भी सहते हैं ना। जो भी कठिन परिस्थिति आती है, जो भी समस्या आती है, तो इस समस्या का हल दोनों मिलकर करते हैं। अकेले कोई नहीं करता है, अकेले कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। और यही बात हमें देखना है। देखिए, यही बात हमें समझना है, एक सिक्के की ये दो बाजुएं हैं, इसके बिना सिक्का नहीं चल सकता है। बस एक ही बाजू का सिक्का नहीं चल सकता, एक बाजू खराब है, कोई लेगा नहीं। यही समाज की भी नीति है, यही समाज का भी नियम है, इसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। दोनों संगी है और सहचर हैं। दोनों कैसे हैं? संगी है, एक साथ चलने वाले ये दोनों हैं। समाज के अंतर्गत दोनों को एक साथ समान स्थान है। देखिए, और समान स्थान कहीं समाज के अंतर्गत नहीं भी है तो वहाँ पर निर्माण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों संगी है। संगी मतलब साथ चलने वाले, एक साथ चलने वाले। अब रचेंगे समाज नर नारी। इस समाज का जो रचना करनी है, वह रचना मतलब निर्माण करने की क्षमता नर और नारी दोनों में है। कोई एक समाज की निर्मित नहीं कर सकता है। जैसे कि आज हमारी जो समाज व्यवस्था है, इस समाज व्यवस्था के अंतर्गत कुटुंब व्यवस्था है, और इस कुटुंब व्यवस्था के अंतर्गत माता और पिता का जो स्थान है वह सर्वोत्तम है। संसार में भारतीय संस्कृति जो है यह महान इसीलिए कहलाई गई है कि यहाँ पर कुटुंब व्यवस्था है, और इस कुटुंब व्यवस्था के ऊपर जो एक
नया निर्माण करने की क्षमता है, वह क्षमता नर और नारी दोनों मिलकर है। और समाज में बैलेंस रखना है तो यह बहुत ज़रूरी है। कोई एक नर ही समाज में है और किसी समाज में सिर्फ स्त्रियाँ, नारी, महिला है और वह समाज है, ऐसे कहीं देखा है आपने? हो सकता है? संभव है? बिल्कुल नहीं। पुरुष और स्त्री दोनों का भी स्थान और महत्व समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इन बातों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इन बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का काम यहाँ पर त्रिलोचन जी ने किया है। लेकिन वर्तमान बोला, अतीत अच्छा था। अब कवि अंतिम चतुष्पदी की तरफ आते हैं और इस पूरी चतुष्पदियों का 7 चतुष्पदियाँ हम पढ़ चुके हैं और ये जो 8 चतुष्पदियाँ हैं, इन 8 चतुष्पदियों में 8वीं चतुष्पदी जो है, इसके अंतर्गत कवि यहाँ पर समारोह कैसे सुंदर तरीके से करते हैं। देखिए, वर्तमान बोला, अतीत अच्छा था। अतीत मतलब बीता हुआ, कल जो था, भूतकाल जो था, वह कैसे था? अच्छा था। प्राण के पत का मीत अच्छा था। प्राण के पत का मतलब वर्तमान में हमारी सांसें जो चल रही है, इस सांसों के साथ मीत मतलब दोस्त, हमारे जो साथ चलने वाले, हमारे अजीज दोस्त जो है, हमेशा हमारा साथ देने वाले जो है, ये भी कैसे थे? अच्छे थे, अच्छे हैं। आज भी हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं वह अच्छे हैं। मित्रता, दोस्ती, दोस्ताना जो है बहुत अच्छा है। आज भी हम चल रहे हैं, दोस्तों के साथ चले। अकेला कोई व्यक्ति नहीं चल सकता है। जीवन के अंतर्गत दोस्त का होना, दोस्त का महत्व अनन्य साधारण है। देखिए, हमारे मन की बातें, अच्छी सच्ची कड़वी बातें जो भी है, हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं। देखिए, हम अपनों के साथ में अपने घर परिवार वालों के साथ जो शेयर नहीं कर सकते हैं, उन बातों को हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं। और इसीलिए जीवन के अंतर्गत हर पड़ाव पे हमें अच्छा दोस्त होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, और यही दोस्त आपके लिए मार्गदर्शक भी बनता है। लेकिन दोस्त का होना अच्छा होना, अच्छाई का होना उसके पास बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर गिन कर आपने दोस्त चुनना ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे लिए, जो आपके लिए आगे के पड़ाव में कहीं पर भी मार्गदर्शक बने, साथ दे, आपका साथ निभाने के लिए काबिल हो, ऐसा ही दोस्त होना ज़रूरी है। गीत मेरा भविष्य गाएगा। आज का गीत मतलब क्या है? जीवन गीत है। ये गीत कौन सा कवि बता रहे हैं? जीवन का गीत। आज अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो वह भविष्य में अच्छा गाएगा, अच्छी तरीके से बताता जाएगा कि आपने जो आज किया है, जो वर्तमान में किया है, वह भविष्य में चलकर हमारा भविष्य काल जो है बहुत बढ़िया होगा। अच्छे ओहदे पर आप पहुँचे होंगे, अच्छा पद आपने हासिल किया हो सकता है। यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अच्छा, तो ये जो अतीत है, जो बीत चुका है, जो कल था, वह भी मेरा अच्छा था। आज हम आगे चलकर, जैसे कि इस कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम आनंद ढूंढ रहे हैं ना। एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप चैटिंग करते हैं, वीडियो के साथ माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक साथ हम बातें करते रहते हैं। हम हमारे दोस्तों को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, वहीं पर बात करते हैं। मतलब हमने कहीं पर ऐसे मतलब अब मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया, बस आगे कुछ नहीं है, इस कोविड में मुझे मरण ही आ जाए क्या, इस तरीके से हम नहीं सोच रहे हैं। आज हम कैसे सोच रहे हैं? मुझे ज़िंदा रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे भविष्य की तरफ देखना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। और यही हम आगे चलकर बता सकते हैं
कि जो कठिन परिस्थिति थी, जो मुसीबत थी, उस मुसीबत को भी हमने झेल रखा है। बहुत अच्छी तरीके से हम झेल सकते हैं, यह सामर्थ्य हमें है। यही बात लेकर हमें आगे बढ़ना है। यहीं पर आज हम विराम लेते हैं। इन चतुष्पदियों के साथ साथ नवनिर्माण, ये त्रिलोचन जी की कविता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आगे आपने परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करनी है, लेकिन इस पर कोई कृति पत्रिका में केवल वैकल्पिक प्रश्न ही आपको रहने वाला है। कृति पत्रिका मैं दे दूँगी, उसे आगे चलकर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।